नमस्कार, मैं माधवी और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक के बारे में जो न केवल किसी नए माता पिता की ही चिंता नहीं है, तो पूरे समाज की ही एक जिम्मेदारी है जिस पे हमने गौर करना बहुत अभी ज़रूरी है। इस विषय पर जानकारी लेने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे गेस्ट डॉक्टर संतोष मद्रेवार सर, जो कि नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ है और ये चेयरमैन और फाउंडर है चेन ऑफ बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स के। आज के हमारे शो में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आज जानकारी लेने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो है भारत में माता और बाल स्वास्थ्य, जिसका वर्तमान काल और आगे आने वाले 15 साल के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे भारत में आज करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षित डेवलपमेंट होती है कि नहीं, इस पर आज क्वेश्चन खड़ा हुआ है और इसी बारे में हमें सर से जानकारी लेनी है। सर, आपके लिए पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो क्षेत्र है माता और बाल स्वास्थ्य का, तो इसमें आपका अनुभव आज तक कैसा रहा है? नमस्कार। थैंक यू माधवी। एक्चुअली पिछले 22 साल से मैं एक बाल रोग तज्ञ और नवजात शिशु तज्ञ बोलकर औरंगाबाद या छत्रपति संभाजीनगर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 20 साल में काफ़ी यह सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे देश में बहुत सारी यह विषय के ऊपर कार्य हुआ है और जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं। अगर हम 10 साल पहले के यह नंबर्स देखें तो यह बहुत भयावह थे। वो कंपैरिजन में आज की परिस्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, और ये जो अभी आंकड़े बदले हैं, इनमें जो बदलाव आया है, तो उसमें भारत का जो अभी का माता मृत्यु दर है और बाल मृत्यु दर है, तो इसमें भी बदलाव आया है क्या, और अभी का कैसा है उसका दर? देखिए, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो माता मृत्यु दर था वह 180 प्रति लाख डिलीवरीज। अच्छा, इतना ज़्यादा माता मृत्यु दर हमारे देश में था, जो अभी पिछले 10 साल में रिड्यूस होकर 197 प्रति लाख डिलीवरी आया है। अच्छा, मतलब 2011 से 2022 तक जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें 49% इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, लेकिन अभी भी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो कहते हैं कि हमें 2030 तक 70 प्रति लाख डिलीवरीज तक पहुंचना है। अच्छा, वह हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। उस तक हमको पहुंचना जरूरी है। जहां हम नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करें, हाँ, तो नवजात शिशु मृत्यु दर यह 10 साल पहले जो 60 प्रति हजार हमारे भारत देश में था, जी, वह ओवरऑल कम होकर अभी 22 प्रति हजार हमारे देश का है। अगर हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो वह 17.2 प्रति हजार है, जो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, लेकिन हमारे देश में ही इसमें बहुत सारी जो विविधता देखने को मिलती है। जी, कहीं जैसे केरला जैसे राज्य में हाँ, यह अभी भी 7 प्रति हजार है और महाराष्ट्र में यह 17.2 प्रति हजार है। महाराष्ट्र में ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आदिवासी एरिया है, पालघर है, नंदुरबार है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, ट्राइबल एरियाज हैं। यहाँ पर अभी भी जो बाल मृत्यु दर है, नवजात शिशु मृत्यु दर है, जी, वह 30 से 35 के बीच में है, अच्छा, जो महाराष्ट्र के डबल है। भारत देश में ऐसे कुछ राज्य हैं जी, जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, हाँ, यहाँ पर यह राज्य का मृत्यु दर भारत देश के मृत्यु दर से डबल है। वो एक चिंताजनक स्थिति है। तो भले ही हमने बहुत सारा सुधार किया है, बिल्कुल। लेकिन आगे बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी भी बाकी हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि हमारा जो गोल है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर ये जो हमें अगर वो वहाँ तक पहुँचना है, तो इसमें ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमें पार करनी होगी? इसमें अपने देश में प्रमुखता जो मृत्यु होते हैं जी, उसके जो कारण हैं
उसमें एक है गरीबी, दूसरा है जो शिक्षण, जो कम शिक्षण है, अशिक्षितता है, वह एक रीज़न है, और तीसरा प्रमुख रीज़न है कि यह जो सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता। जी तो यह 3 कारणों के ऊपर हमें काम करना होगा। तो हम यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो WHO कहता है कि भारत देश को 2030 तक अचीव करना है, वह करने में हम शायद सफल हो जाए। अच्छा। क्या इसमें ऐसा है कि रूरल एरियाज़ में जो चुनौतियां हैं और अर्बन एरियाज़ में जो चुनौतियां हैं, इसमें कुछ अंतर है क्या? गरीबी यह दोनों जगह पर है। जी जैसे जितना प्रॉब्लम यह रूरल एरिया में है, हाँ। उतना ही प्रॉब्लम अर्बन स्लम्स में भी है, अच्छा। या मैं कहूँगा कि अर्बन स्लम्स में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो सुविधा की उपलब्धि है वह उसके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हाँ। सरकार के बहुत सारे प्रयास हैं कि सब तक जो आरोग्य है उसको पहुंचाया जाए, जी उसके बावजूद बहुत बड़ा गैप है और उसको ब्रिज करने की अभी भी आवश्यकता है। अच्छा। आपने जैसे कहा कि इसकी पहुंच पर अभी गौर हो रहा है, पर इसकी क्वालिटी उतनी है क्या ग्लोबली स्टैंडर्ड, ये जो स्वास्थ्य योजना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पहले 10 साल के कंपैरिजन में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फैसिलिटीज़ हैं, वह काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ मशीन होने से ट्रीटमेंट नहीं होती है। सही। उसके साथ में लगने वाला जो आवश्यक मैन पावर है, जो सुशिक्षित या कुशल मैन पावर है, मनुष्य बल है, उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। यह नहीं होने से गवर्नमेंट की या जो भी सिस्टम बना हुआ है, वह सिस्टम की उपलब्धता होने के बावजूद उसकी जो डिलीवरी होती है, जो सुविधा प्रदान करना होता है, वह उतनी सक्षमता से नहीं किया जाता। परिणामतः हम जो देख रहे हैं कि जो बाल मृत्यु दर है कम होकर एक स्टैग्नेंसी पे आए हैं, हाँ और अभी उसके नीचे जाने में तकलीफ हो रही है। जी। ये जो क्षेत्र है इसमें तो कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ स्टेट इसमें और अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ जिलों में भी। इसमें ऐसा कोई मॉडल स्टेट या मॉडल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये काम अच्छे से हो रहा है, जहाँ जिसे हम आइडियल बोल सकते हैं कि? मैं कहूँगा कि मॉडल स्टेट तो केरला और तमिलनाडु है, अच्छा। जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि पर कैपिटा जो इनकम है, हाँ वह यह दोनों स्टेट का महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छा है। जी जहाँ पर समृद्धि है वहाँ पर मृत्यु का प्रमाण कम पाया गया है। तो गरीबी ये एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण जो बच्चा है, जो माँ है, जी वह सुविधा से वंचित रहती हैं, जी और उसको सुविधा नहीं मिलने से या तो उसका मृत्यु होता है या कोई हानि होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर इनको कोई सुविधा आने में तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही है, तो इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स रहते हैं या एनजीओज या कुछ सोशल वर्कर्स रहते हैं, इनका कुछ योगदान रहता है क्या इन चीज़ों के लिए? ज़रूर, मैं इसलिए कह रहा था कि यह जो गैप है जी उसको ब्रिज करने की आवश्यकता है। हाँ और जो प्राइवेट सेक्टर है या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, जी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि गवर्नमेंट एक पॉलिसी के बाहर कार्य नहीं कर सकता है, सही। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत सारा एक स्कोप है जो अवेलेबल है अभी भी, ताकि यह सुविधाएं जहाँ तक पहुँची नहीं है, जिन माँओं तक, जिन बच्चों तक पहुँची नहीं है, वहाँ तक हम पहुँचाएं। अलग अलग मॉडल्स हैं जिसमें यह सुविधाएं ये माँ और बच्चे तक पहुँचाई जा सकती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इनकरेज किया जाता है, जी और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे हमारे बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड के जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, वह भी एक कॉन्सेप्ट लेकर आगे चल रहे हैं कि हम एक ऐसा हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कोई भी बच्चा, वो गरीब रहे या कोई रूरल एरिया में, यानी कि कोई छोटे गांव में भी रहे, उसको भी वो सुविधा कैसे प्राप्त हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा
ताकि उसको जो बेसिक जीने का राइट है, जीने का अधिकार सबको है, जी। वो उसको प्राप्त हो, और जो अगली हायर सुविधा के लिए उसको सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थलांतरित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका अभी आपने जिक्र किया कि बोर्नियो हॉस्पिटल का चयन और सब आपकी टीम जो है, आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है कि जहाँ पे ज़रूरत थी पहुँचने की डॉक्टर की और आपके इंटरफेरेंस की वजह से उस बच्चे की जान बची या उसको कुछ मदद हुई क्विक एक्शन की वजह से? बहुत सारे हैं। जी। 20 साल में मैं अभी तक कम से कम 5,000 से ज़्यादा नवजात शिशुओं के ये बहुत बढ़िया आंकड़ा है। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं नवजात शिशु के बारे में। लेकिन मैं एक क्लासिकल केस कहूँगा जहाँ माता और बच्चे का जो हेल्थ होता है, जी। जो जो भी चैलेंजिंग होता है, उसमें से उसको बचाना ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारा जो ठाणे में हॉस्पिटल है, अच्छा। बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, वहाँ की ये एक स्टोरी है। एक माता का हॉस्पिटल में फ़ोन आता है, अचानक से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा। वह गर्भवती महिला है, जो 8वां महीना उसका चालू है, अच्छा। अभी बच्चा भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। हाँ। और माता अचानक से कहती है कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो तुरंत हमारी जो टीम है जी। उनके घर तक पहुंचती हैं, उनको घर से उठाती हैं और हॉस्पिटल में शिफ्ट करती हैं। तो पता चलता है कि उसको उसका जो बीपी है, जो रक्तचाप है, वो बहुत बढ़ चुका है। अच्छा। और वह मदर जो है ऑलरेडी उसका यूरिन प्रोटीन्स पॉजिटिव हैं, वही क्लम्सिया में जा रही हैं, वही एक इमरजेंसी है। हाँ। क्योंकि जब भी सडनली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अच्छा। तो उसके बढ़ने से जो बीमारी होती है उसको इक्लाम्सिया कहा जाता है। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला जो बीपी है, वह अपने मेंदु के मस्तिष्क के ऊपर परिणाम करता है। अच्छा। ऐसी माता को झटके आते हैं, वो सडनली बेहोश हो सकती है और बच्चा गर्भ में ही उसका डेथ हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जो टीम की जो तत्परता है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिल्कुल। और वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हमारे देश में बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी जो माताएं जो रिस्क में होती हैं, हाँ। उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो रिस्क है नहीं लेना चाहता है। क्योंकि माता मृत्यु एक सेंसिटिव विषय है हमारे देश में, तो उसकी जो सुविधाएं हैं हर एक हॉस्पिटल में नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे माताओं को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने से जो विलंब होता है, उसके कारण ही बहुत सारे मृत्यु होते हैं। तो उसको टाइमली इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गोल्डन आवर कहते हैं इमरजेंसी में, ये वो 1 घंटे में मिलने वाला जो ट्रीटमेंट है, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तब जाके उसको बचाया जा सकता है। अच्छा। एक केस मैं कह रहा हूँ, यह केस जब तक हॉस्पिटल में आए तब तक उसको झटके भी आने लगे, अच्छा। और ऐसी कंडीशन में उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, उसको जनरल एनेस्थीसिया देकर सिजेरियन सेक्शन कर कर बच्चों को बाहर निकाला गया। वो पेशेंट वेंटिलेटर पे चली गई। अच्छा। और डॉक्टर्स के प्रॉम्प्ट उपचार से माता भी बच गई, और जो बच्चा प्रीमेच्योर जो 8वें महीने में ही जन्मा था, 1 किलो 200 ग्राम का था, उसको भी योग्य ट्रीटमेंट मिलने से बच्चा भी बच गया। बिल्कुल। तो यह एक टाइमली इंटरवेंशन बहुत आवश्यक होता है दोनों माता और बच्चों का जो मृत्यु दर है उसको रोकने के लिए। जी। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टोरीज हैं जिसको मैं बता सकता हूँ अच्छा। कि सुनने के बाद में हमको बहुत आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे कोई बच सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने माता और नवजात शिशु मृत्यु दर होते हैं, उसमें से 90% हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। अगर टाइमली इंटरवेंशन हो, अच्छा। उसका निदान सही समय पर हो, उपचार सही समय पर मिले उसको, तो हम जरूर उनको बचा सकते हैं। अच्छा। और इस केस में शायद ये अच्छा हुआ कि वो माता ने आपको कांटेक्ट किया जल्द, अगर कोई इमरजेंसी लग रही है तो। ऐसे जो केसेस रहते हैं इसमें या बाकी केसेस में जो मॉडर्न अपना इनोवेशन अभी है, मॉडर्न तंत्रज्ञान विकसित हो रहा है, तो
ये इसमें कैसे हेल्प कर सकता है माता और शिशु के मृत्यु दर कम करने के लिए? माता और शिशु दर कम करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रेगनेंसी जो होती है जी वह एक प्लान्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए। बिल्कुल। दुर्भाग्य से हमारे देश में हम देखते हैं, हम सारी चीज़ों का प्लान करते हैं। जी अगर हमें कहीं 4 दिन के लिए घूमने जाना है तो हम 3 महीने पहले उसका टिकट बुक करते हैं, रूम बुकिंग करते हैं, डेफिनेट सारी सुविधाओं का हम नियोजन करते हैं। सर। लेकिन बच्चा जब भी पैदा करना है, जब भी बच्चा होना है, माँ बाप बनना है, जो हमारा भविष्य है सिर्फ हमारा अपने परिवार का नहीं है, हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल। कोई भी जो बच्चा हमारे देश में जन्म लेता है वो अपने देश का असेट है। वो एक तो देश के ऊपर बर्डन बनने वाला है या देश को सम्मानित करने वाला है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा कोई हम प्लान कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा प्लानिंग होना चाहिए। जी अगर छोटा सा टूर के लिए हम इतना प्लान करते हैं तो बच्चे के लिए कितना बड़ा प्लान होना चाहिए। तो हम अपने हॉस्पिटल्स में भी प्रमोट करते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना चाहिए। जो कोई इच्छुक माता पिता हैं उन्होंने पहले हॉस्पिटल में आना चाहिए और दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने कंसल्टेशन करना चाहिए। कंसल्टेशन इसलिए करना चाहिए कि वो आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ हम आजकल हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर पहले कॉम्प्लिकेशंस जो हुए हैं उसको ट्रीट करने में ही लगे रहते हैं। जी लेकिन हम चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्यों होते हैं उसके ऊपर ही पहले काम किया जाए। बिल्कुल। तो प्री कंसेप्शन पीरियड में दोनों हस्बैंड वाइफ अगर हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उनका फिटनेस चेक किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस है, उनका जो मेंटल फिटनेस है अच्छा वह सही में रेडी है क्या बच्चा होने के लिए। उनका जेनेटिक जो अंडरस्टैंडिंग किया जा सकता है कि घर में कोई जेनेटिक डिसीजेस हैं जो प्रोमिनेंट है, अगर है तो उसका दोनों का एनालिसिस किया जा सकता है। अच्छा क्या हम उसको पहले ही रोक सकते हैं या अर्ली गर्भावस्था में उसको क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा ताकि बच्चा जन्म लेने के पश्चात वह कोई बहुत ऐसी भयानक बीमारी से, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ऐसे भयानक बीमारियों से वो सफ़र न करे। उसके लिए हम पहले प्लान कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के पहले तो हम कुंडली देखते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए पहले हम एक हॉस्पिटल का विजिट नहीं करते। बिल्कुल। शादी के समय हम लाखों रुपए खर्चे करते हैं शादी करने के लिए, लेकिन डिलीवरी करते समय हम एकदम सस्ता वाला पर्याय ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि कहाँ फ्री में होगा, कहाँ सस्ते में होगा, और उस समय में जो माता है और जो बच्चा है उसकी सुरक्षा, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ा समस्या है हमारे समाज में। पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मृत्यु होने के बाद में हम दोष तो किसको भी दे सकते हैं, है ना। दोष गवर्नमेंट को दे, दोष हॉस्पिटल को दे, या दोष डॉक्टर को दे, या दोष खुद को दे। जो जान गई है वो वापस तो नहीं आ सकती है। बिल्कुल नहीं आ सकते। तो क्यों नहीं हम पहले ही सतर्क रहे, पहले ही प्रिकॉशनरी रहे और उसको हम प्रोटेक्ट करें। जी तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में सिर्फ फिजिकल, मेंटल और उसका जो तैयारी उसको ही नहीं लिखा जाता है। कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है क्या? अच्छा जैसे माता मृत्यु दर हमारे देश में होने का एक प्रमुख सबसे बड़ा कारण है कि प्रसूति के पश्चात होने वाला रक्तस्राव। अच्छा और जो माता के शरीर में पहले ही खून की कमी है हाँ। और वो माता को रक्तस्राव हो जाए तो उसका जो मृत्यु है बहुत नजदीक आ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती है। अच्छा तो उसको पहले प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर प्री कंसेप्शन पीरियड में आने में डिटेक्ट हो तो उसको ट्रीट करें। बिल्कुल। एक सिंपल फोलिक एसिड जैसी टैबलेट होती है जी जो 20-25 पैसे की एक टैबलेट आती है, वह एक टैबलेट लेने से न्यूरल ट्यूब जैसे भयानक डिफेक्ट को हम रोक सकते हैं। अच्छा एक टैबलेट कंज्यूम करने में कुछ नहीं, न्यूट्रिशनल टैबलेट है, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। बिल्कुल। MMR जैसा वैक्सीन है जो लेने से बच्चे में होने वाली बहुत सारी बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं पहले तो कहूँगा कि अगर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर रोकना है
तो कॉम्प्लिकेशन होने के पहले और नहीं होने के लिए प्रयास किया जाए। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस माता पिता को बच्चा नहीं होता है ना, हाँ, वो कितना कोशिश करते हैं। कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाता है, तो 3-4 लाख 5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। और तभी वो कितने कॉन्शियस होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में कितना कॉन्शियस होते हैं। तो क्यों नैसर्गिक जो प्रसूति हैं उस समय में हम क्यों प्रिकॉशन नहीं ले? बिल्कुल। उस समय भी हमें उतना ही प्रिकॉशन लेना चाहिए जितना कि जब भी हमें बच्चा नहीं होता है तभी हम परेशान होके जीते हैं। हाँ, तो क्योंकि बच्चा ही हमारा, मैंने कहा कि एसेट है, हमारे देश का एसेट है, हमारा भविष्य है, यस इंडीड। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। प्रसूति पूर्व हमारे बोर्नियो हॉस्पिटल्स में एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसका भी एक इंटीग्रेशन है। तो हम जो गर्भ संस्कार करते हैं, जो एक गर्भाधान के लिए होता है आयुर्वेदा के हिसाब से, यह संस्कार करने का इसलिए आवश्यकता है कि हम जो मेंटली तैयार हो जाते हैं एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए, और माता पिता दोनों भी प्रयास करते हैं इक्विवेलेंसी। हम कहते हैं कि जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो वो एक अकेले नहीं प्रेग्नेंट होती है, हम बोलते हैं वो कपल प्रेग्नेंट होता है। तो दोनों को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा तभी जाके अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है। नहीं तो बच्चा पैदा करना ये सिर्फ स्त्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिल्कुल। और पुरुष वह रिस्पॉन्सिबिलिटी में भागीदार नहीं होता है, तो वह अकेली पड़ जाती है। हाँ, उसको उसकी सहायता की जरूरी होती है। डेफिनेटली। तो जब भी दोनों मिलकर साथ में कुछ प्रयास करते हैं तो एक अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी ये लोग ये प्रोसेस में से जाते हैं तो बच्चे भी बहुत अच्छे पैदा होते हैं। माता पिता और जो बच्चों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अच्छा। यह बहुत आवश्यक है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और जब भी हम प्री कंसेप्शन के द्वारा कंसेप्शन करते हैं और ऐसा बच्चा पैदा करते हैं तो 9 महीना आगे उसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 4 हॉस्पिटल विजिट होनी जरूरी है। अच्छा। मिनिमम 4 विजिट्स इज अ राइट। ओके। तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे माताओं को 4 विजिट किए जाते हैं। अपने जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो उनमें भी इनकरेज किया जाता है कि आप हॉस्पिटल में आएँ। गवर्नमेंट कुछ पैसे भी देती है मातृत्व वंदना योजना के तहत कि वह अपना अच्छा ध्यान रखे, न्यूट्रिशन अच्छा रखे, तो इसकी आवश्यकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ जो गायनेकोलॉजी है, अमेरिकन फॉक्सी, वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी में 14 विजिट होने चाहिए, 14 विजिट्स। देखिए कहाँ पर एक स्टैंडर्ड है 14 विजिट का और हम मिनिमम कह रहे 4 विजिट, और उसका भी कवरेज अगर हमने अपने देश में देखा तो वह कवरेज 70% के ऊपर नहीं है। तो इसके लिए इसका अवेयरनेस फैलाने की बहुत आवश्यकता है। आप जैसे ये सेशन अरेंज किए हैं, ऐसे बहुत सारे सेशंस होने की आवश्यकता है ताकि जो होने वाले पालक हैं उनको इसकी जानकारी पहले हो। अगर कोई चीज़ की जानकारी ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं हो, तो होने की संभावना ही कम हो जाती है। तो यह जो जानकारी फैलाना भी बहुत आवश्यक है कि प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, मैक्सिमम 14 विजिट, मिनिमम 4 विजिट तो कम से कम होने ही होने हैं। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो बीमारी हैं, तकलीफ हैं, उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी पिकअप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हाँ, तो जल्दी अगर हम कोई भी चीज़ को पिकअप करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया अभी, तो उसने कहा सिर्फ अंधेरा हो गया है सामने और हमारे डॉक्टर ने उसको पिकअप किया कि ये इक्लाम्सिया है, और झटका अगर घर में आता तो क्या होता, सुनिए, अगर झटका अगर घर में आता तो रास्ते में ही कुछ हो जाता और वो माता शायद हॉस्पिटल पहुंचती ही नहीं। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से क्या होता है कि उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में झटका आने से उसको ट्रीटमेंट मिला टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से वो भी अच्छी हुई और बच्चा भी अच्छा हुआ। तो अर्ली पिकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी में जितने ANC विजिट्स हैं जो डॉक्टर ने बताए हैं उसको पूरा करना आवश्यक है। और ये ANC विजिट्स में उनका जो बेसिक कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारा होना आवश्यक है, सोनोग्राफी होना आवश्यक है,
ताकि बच्चों में एनोमलीज अगर कुछ हैं तो उसका डिटेक्शन हो जाए, ग्रोथ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है वह पता चले। जो गर्भाशय में होने वाला पानी है अमनियोटिक फ्लूइड, उसकी मात्रा ठीक है कि नहीं है, उसकी जांच हो। यह बहुत आवश्यक होता है ताकि वो प्रेगनेंसी और बच्चा दोनों सेफ रहे।